नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश अग्निपथ में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। शराब घोटाला मामले में जेल से बाहर आने के बाद अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक्शन मोड में हैं। पहले वे हनुमान मंदिर पहुंचे, उसके बाद उन्होंने पार्टी नेताओं के साथ प्रेस वार्ता की है और इस दौरान केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा है। बता दें कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को 21 दिन की अंतरिम जमानत मिली है और अब बाहर आते ही अरविंद केजरीवाल बीजेपी और पीएम मोदी पर हमलावर हो गए हैं। केजरीवाल ने कहा कि हमारी पार्टी के 4 टॉप नेताओं को जेल भेज दिया। इन्होंने सोचा जेल भेज दो, पार्टी खत्म हो जाएगी, लेकिन ये पार्टी नहीं, एक सोच है। जितना खत्म करोगे उतना बढ़ती जाएगी। केजरीवाल ने यहां तक कह दिया कि मोदी जी ने वन नेशन वन लीडर मिशन चला रखा है। वे चाहते हैं कि जितने विपक्ष के नेता हैं उनकी सबकी राजनीति खत्म कर देंगे। केजरीवाल ने कहा कि वो तानाशाही के खिलाफ लड़ रहे हैं और इसमें उन्होंने 140 करोड़ जनता का साथ मांगा है। अब बीजेपी ने भी अरविंद केजरीवाल के आरोपों पर पलटवार किया है। अब भले ही सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है, लेकिन केजरीवाल पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यह बात शुरू हो गई है कि क्या हेमंत सोरेन को जमानत मिलेगी, यानी झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री का एक बार फिर बाहर आएंगे। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक की मोहलत दी गई है, जिसके बाद उन्हें 2 जून को दोबारा सरेंडर करना होगा। उधर हेमंत सोरेन ने भी सुप्रीम कोर्ट में जमानत की मांग करते हुए याचिका दाखिल की है। उनके वकील कपिल सिब्बल ने याचिका दाखिल करते हुए कहा कि उन्हें लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करना है। कोर्ट ने सोरेन की इस याचिका पर सोमवार 13 मई को सुनवाई करने की बात कही। यहां एक बात और है कि अरविंद केजरीवाल ने गिरफ्तारी और उसके बाद जेल जाने पर भी सीएम के पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया था। इसके ठीक उलट हेमंत सोरेन ने गिरफ्तारी के बाद राजभवन पहुंचकर राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया था। हेमंत सोरेन ने हाई कोर्ट में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की थी, लेकिन इस याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सोरेन की दलील थी कि उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मामला नहीं बनता है और वो बेगुनाह हैं। हाईकोर्ट ने उनकी सभी दलीलों को खारिज कर दिया था। हालांकि उन्हें अपने चाचा के अंतिम संस्कार में पॉलिसी कस्टडी के साथ शामिल होने की इजाजत दे दी गई थी। बीते 31 जनवरी को कथित जमीन घोटाले के केस में 8 घंटे तक पूछताछ के बाद हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी से पहले रात 8:30 बजे के आसपास हेमंत सोरेन ने राजभवन पहुंचकर इस्तीफा दे दिया था और इस दौरान ईडी की टीम भी उनके साथ भी थी। हेमंत सोरेन के इस्तीफा सौंपने के बाद राज्यपाल ने तत्काल उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया। अब अरविंद केजरीवाल की जमानत के बाद क्या हेमंत सोरेन को भी जमानत मिल सकती है? क्या होगा जमानत का आधार? इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और कुछ आप तमाम चर्चा है उसको लेकर हम देखेंगे क्या कुछ आगे की तस्वीर नजर आएगी। और तमाम जो मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं आपका तारुफ उनसे करा देते हैं। दिल्ली से राजनीतिक विश्लेषक हैं वैभव श्रीवास्तव जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट के अधिवक्ता हैं हेमंत शुक्ला जी, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले वैभव जी मैं आपके पास आऊंगा। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को राहत मिली है, उनको अब जमानत मिली है, ऐसे में तमाम और भी जो हेमंत सोरेन हो, मनीष सिसोदिया हैं, सबकी उम्मीदें जागी हैं। क्या उनको भी अब यहां से उम्मीद दिखाई दे रही है? क्या कुछ आप अभी तक की सियासी तस्वीर देख रहे हैं वैभव जी? तो आपको नमस्कार, आपका प्रोग्राम देख रहे हो सभी को नमस्कार। ऋषभ जी, देखिए, हर जो भी माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के केस में अभी सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश आया है बेल को लेकर खासतौर, तो देखिए हर केस की अलग परिस्थिति होती है। लिकर पॉलिसी में जितना अभी तक ऑब्जर्वेशंस रही हैं, लगभग 2 साल होने को आया है, अभी तक कोई खास इस पे न दिल्ली कोई भी एजेंसी बहुत खास कोई पुख्ता चीज रख पाई है। और सुप्रीम कोर्ट भी ये देख रहा है कि जैसे ना कोई मनी ट्रेल एस्टेब्लिश हुई है, ना कोई रिकवरी है। नेताओं के नाम है, लेकिन जिन बयान पे नेताओं के नाम है वो बयान भी 10-10, 8-8 बार पलटे गए हैं। तो इसलिए इस बात पे सुप्रीम कोर्ट तो देख रहा है। और ये बात सही है कि कहीं ना कहीं एजेंसियों का दुरुपयोग करके केंद्र सरकार भी अपने पॉइंट स्कोर करना चाहती है और विपक्षियों को रोकना चाहती है। तो इस विषय में देखा जाए तो ये सुप्रीम कोर्ट का जो है आम आदमी पार्टी के लिए काफी उत्साहपूर्ण है और ये रहने वाला भी है। और इसकी निश्चित तौर पे ये एक डेंट तो लगने वाला है बीजेपी को।
निश्चित तौर पर देखिए, लेकिन तमाम तरीके से हम देख रहे हैं अब आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि अभी भी वो आरोपी हैं और केस उन पर चलता रहेगा। साथ ही आम आदमी पार्टी हो, विपक्ष की पार्टियां कह रही हैं कि लोकतंत्र की जीत है। तो आप किस तरीके से एक छवि उनकी फिलहाल देख रहे हैं? क्या जनता के बीच में वो मैसेज गया है? क्या कोई परसेप्शन अरविंद केजरीवाल को लेकर बना है? कोई इमोशनल कार्ड यहाँ पर देखने को मिल सकता है? क्योंकि लोकसभा का चुनाव दौर है तो इसमें काफी महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। देखिए ऋषभ जी, ये तो परसेप्शन का गेम है और परसेप्शन जो ब्रॉडली, देखिए अगर मोदी जी का परसेप्शन करप्शन के खिलाफ रहता, जैसे इस दौर पे आप शुरुआत की रैलियां अगर आपने मोदी जी की कवर की, हम सब ने देखी, तो उसमें दो प्रमुख चीजों पे उन्होंने सबसे ज्यादा प्रहार करना शुरू किया था। एक था परिवारवाद और दूसरा था करप्शन, यानी कि भ्रष्टाचार के ऊपर। तो लेकिन हमने वही देखा कि बिहार में मंच रैलियों में किस तरह मंच पे जब चिराग पासवान आए तो वो असहज हो गए, उस बात का जिक्र नहीं किया। दूसरी चीज करप्शन की बात पे जब मोदी जी ने अपनी बातें शुरू की और कि हम सारे करप्ट लोगों को, अरविंद केजरीवाल, हेमंत बिश्वा शर्मा, लालू प्रसाद यादव, सबको जेल में डाल देंगे, लेकिन इसी के साथ वो अजीत पवार को पार्टी ज्वाइन करवा रहे हैं, इसी के साथ वो अशोक चौहान को पार्टी ज्वाइन करा रहे हैं। तो ये जो नैरेटिव बीजेपी जो सेट कर रही थी ना, ये अब आम आदमी के गले में नहीं उतर रहा है। देखिए आम आदमी पार्टी या कोई भी विपक्षी दल तो बार बार ये बात बोलेगा ही, ठीक है, लेकिन अभी आम आदमी पार्टी की एकदम विश्वास जो है वो अभी भी लोगों के मन में है कि थोड़ी सी तो अलग तरह की राजनीति जो इन्होंने दिल्ली में की है, खासतौर से 10 साल में एक राष्ट्रीय पार्टी बन जाना, उस चीज को डेंट लगता हुआ दिख नहीं रहा है। और दूसरा, बीजेपी के इस पार्ट पे इस बार डेंट लगता हुआ दिख रहा है क्योंकि वो खुद अपनी खड़े किए हुए मुद्दों से डिगे हैं, हटे हैं। निश्चित तौर पर देखिए, सियासी रूप से तमाम सवाल भी इस पूरे मामले को लेकर है। मैं इस पर और आगे चर्चा हम करेंगे विस्तार से। सीधा हेमंत जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को अब जमानत मिल गई है, अब तमाम उम्मीदें जाग गई हैं कि हेमंत सोरेन को भी उनको जमानत मिल सकती है, क्योंकि वो भी पूर्व मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए गिरफ्तार हुए, इस्तीफा दिया उसके बाद, और अब अगर हवाला ये दिया गया है कि चुनाव प्रचार करना है तो वो भी अपनी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार की याचिका लगाई गई है। कपिल सिब्बल ने याचिका लगाई है। क्या कुछ कानूनी दांवपेच उनके फिलहाल जमानत के बीच में आप देख रहे हैं, और क्या स्थिति आगे बन सकती है? क्या कुछ आपका अभी तक का आकलन है? देखिए ऋषभ जी, पहले तो मैं आपके न्यूज चैनल के दर्शकों का धन्यवाद देता हूं, और उसके बाद में मैं इस प्रकरण की शुरुआत से शुरू करता हूं। 26/11/2022 में सबसे पहले फर्स्ट प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट जो थी वो आम आदमी पार्टी के खिलाफ दायर की गई। उसके बाद में 20 दिसंबर 2022 को सबसे पहले स्पेशल कोर्ट के द्वारा इसके ऊपर कॉग्निजेंस लिया गया। इसके बाद में लगातार आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की गिरफ्तारी की गई, जिसमें सबसे पहले मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की गई, उसके बाद में सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी की गई, फिर संजय सिंह की गिरफ्तारी की गई। अंततोगत्वा 21 मार्च 2024 को केजरीवाल की गिरफ्तारी की गई, और इसी बीच ईडी के द्वारा 4 बार इसमें सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल की गई, और सीबीआई के द्वारा इसमें एक मुख्य चार्जशीट फाइल की गई, जिसके कंटिन्यूएशन में 2 चार्जशीट और फाइल की गई। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभी तक की सारी प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए इस बात पर विशेष रूप से गौर किया कि 7 बार चार्जशीट, सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल होने के बावजूद भी अभी तक कोर्ट के द्वारा इसमें इश्यूज फ्रेम नहीं किए गए हैं। दूसरा क्या होता है कि इंटरिम बेल जो होती है, वो इंटरिम बेल का कोड में कहीं पे डेफिनेशन नहीं है, कोड में कहीं इसको डिफाइन नहीं किया गया है, परंतु ये नवाचार की एक मान्यता है जिसको नवीनताओं के द्वारा मान्यता और स्वीकृति प्रदान की गई है। ये एक अमूमन नई प्रैक्टिस है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छे से एलैबोरेट किया अपने ऑर्डर के अंदर। मैंने जो ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट का, बड़ा ड्रीम कोर्ट ने, उसी के अंतर्गत इनको इंटरिम बेल दी गई है। ये एक सामान्य प्रक्रिया है, ऐसा नहीं है कि विशेष रूप से सिर्फ अरविंद केजरीवाल को ही इसके अंदर पहली बार कोई इंटरिम बेल जो है ग्रांट की गई है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसके अंदर अपने डिटेल ऑर्डर के अंदर बहुत सी नजीरें पेश की है, बहुत से केसेस को उन्होंने साइटेड किया है। ये एक परंतु ये एक नवीन बात हो जाएगी कि अब जो हेमंत सोरेन जी की बेल एप्लीकेशन है, उसके लिए अरविंद केजरीवाल जी का जो केस होगा वो एक साइटेशन और एक नजीर के रूप में पेश किया जाएगा, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल जो 14 है वो इस बात की अनुमति देता है कि भारत का सभी नागरिक जो होते हैं वो समान होते हैं,
इसमें कोई भी राजनीतिक नागरिक या कोई मुख्यमंत्री को विशेष रूप से कोई दर्जा नहीं मिलता। तो इस बात का राजनीतिक तौर पर और संवैधानिक तौर पर फायदा जो होगा वो दूसरे पॉलिटिकल प्रिजनर्स उठाने की कोशिश करेंगे। तो जी हाँ, मैं कह सकता हूं कि अरविंद केजरीवाल के केस को रिलेट करते हुए यदि सुप्रीम कोर्ट में हेमंत सोरेन जी की एप्लीकेशन लगाई जाती है तो निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट को ये देखना होगा कि हमने पूर्व के अंदर एक व्यक्ति को, इसी प्रकार के व्यक्ति को हमने इंटरिम बेल ग्रांट की है, तो निश्चित रूप से उनको भी इंटरिम बेल ग्रांट की जानी चाहिए। निश्चित तौर पर देखिए, आपने जिक्र किया कपिल सिब्बल ने पूरी याचिका दाखिल भी की है और उन्होंने भी यही हवाला दिया जिसका आपने जिक्र किया, चुनाव प्रचार करना है। अगर आपके सामने एक पूरा उदाहरण है कि कहीं कि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल चुकी है, तो फिर मनीष सिसोदिया भी हैं, आप कैसे इनके केस को उनसे अलग देखते हैं? क्योंकि ये मुख्यमंत्री हैं और जेल से सरकार चलाने की बात कर रहे थे, तो एक बड़ी वजह ये हो सकती है। दूसरी तरफ हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री नहीं है, इस्तीफा दे चुके हैं। वहीं मनीष सिसोदिया, क्या उनके केस को आप किस तरीके से अलग देख रहे हैं? अगर तीनों नामों की बात करें, क्या कुछ समानता है, क्या कुछ मुश्किलें अगर हेमंत सोरेन के केस में है वो दिखाई देती हैं? देखिए, अपने ऑर्डर के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, जिसमें जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दत्ता ने स्पेशली ये चीज बोली है कि जब भी कोर्ट इंटरिम बेल ग्रांट करता है किसी को, तो हमेशा ये देखा जाता है कि केस के अंदर उस पर्टिकुलर पर्सन की पिक्यूलरिटीज क्या है, उसकी विशिष्टताएं क्या है, उस केस के सर्कमस्टांसेस क्या है, उस केस के फैक्ट क्या है। इन सारी पॉइंट्स को कंसीडर करने के बाद ही किसी व्यक्ति को इंटरिम बेल ग्रांट की जाती है। तो जब हेमंत सोरेन के केस की सुनवाई की जाएगी तो निश्चित रूप से ये देखा जाएगा कि हेमंत सोरेन की पिक्यूलरिटीज केस के ऊपर क्या है, हेमंत सोरेन के केस के सर्कमस्टांसेस क्या है, उनके केस के फैक्ट क्या है, और उन केस के फैक्ट और सर्कमस्टांसेस के बेसिस पर उनको बेल ग्रांट की जानी चाहिए या नहीं की जानी चाहिए। निश्चित तौर पर तो ये डिफरेंसेस रहता है हर केस के अंदर, जो केस टू केस वेरी करता है। निश्चित तौर पर देखना भी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि तमाम तरह की संभावनाएं जताई जा रही हैं और खासकर जो पार्टी के और भी बड़े बड़े वकील कांग्रेस में हैं वो भी अब तमाम तरीके से उम्मीदें पाल रहे हैं और तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं कि बहुत ज्यादा परेशानी उनको नहीं होगी जमानत मिलने में। चर्चा इस पर हम आगे करेंगे, लेकिन सीधा मैं वैभव जी आपके पास आ रहा हूं। देखिए, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव का दौर चल रहा है और आप राजनीति को बड़ी अच्छे से समझते हैं, क्या कुछ आप स्थिति अभी देख रहे हैं? क्या अरविंद केजरीवाल का लोकसभा चुनाव के दौर के पहले ही जेल में चला जाना, उसके बाद प्रचार के लिए निकलना, कोई समीकरण बदलेगा दिल्ली की? क्योंकि पिछली बार की स्थिति तो बीजेपी के पक्ष में नजर आई थी। ऐसे में क्या जेल जाने के बाद बाहर आना, एक तरीके का लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई को लेकर स्थिति बनना, और उसके बाद क्या इमोशनल कार्ड यहां पर आम आदमी पार्टी का देखने को मिल सकता है? कोई सपोर्ट इससे मिलेगा या नफा नुकसान की सियासत को आप कैसे देख रहे हैं यहां से? देखिए ऋषभ जी, हम लोग समाज में जुड़े हुए हैं, समाज के लोगों से मिलते हैं, रोज मिलना जुलना होता है, से डिस्कशंस होती हैं, और खास तौर से जब चुनाव चल रहे हो देश में, तो उसमें ये जो डिस्कशन काफी वोकल हो जाती है, काफी एफिशिएंटली निकल के आती है। तो अगर आप दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में देखें खास तौर से, तो दिल्ली में इस बात को बहुत ही मतलब जनमानस को के लिए बड़ा स्वीकार करना आसान हो गया कि ये तो बहुत अति वाली सिचुएशन है। जैसे अरविंद केजरीवाल जी को जब जेल हुई उस समय तो एक इमोशनल फैक्टर था जो उनके साथ पूरे दिल्ली को अटैच हो गया, क्योंकि दिल्ली के साथ जुड़े हुए हैं, दिल्ली के साथ सारा अपना आंदोलन यहीं से शुरू किया है, पूरी राजनीति यहीं से शुरू की है, तो दिल्ली का एक इमोशनल टच होना तो वाजिब है। लेकिन के बाद जिन परिस्थितियों में अब उनकी बेल हुई है वो एक और अटैचमेंट का एक कारण बन गई है। तो अगर देखिए, होता क्या है कि या तो परिपाटी सेम हो, मतलब यार्डस्टिक्स आर सेम फॉर ईच एंड एवरी केसेस एंड ईच एंड एवरी इंडिविजुअल्स, तब तो आपकी मंशा पे शक नहीं किया जाता है। वो मैं पहले जो एग्जांपल दे रहा था कि चाहे हेमंत बिश्व शर्मा हो, चाहे अशोक चौहान हो, चाहे छगन भुजबल हो, अजीत पवार हो, अगर सबके लिए यार्डस्टिक सेम हो, अरविंद केजरीवाल जी के लिए भी यार्डस्टिक सेम हो, मनीष सिसोदिया के लिए, सत्येंद्र जैन के लिए, संजय सिंह के लिए सेम यार्डस्टिक हो, तब किसी को आपकी मंशा पे शक नहीं होता है। तो मंशा पे शक होना इसलिए वाजिब हो जाता है क्योंकि आप दोनों के लिए यार्डस्टिक अलग है आपकी। तो इस वजह से अरविंद केजरीवाल का जो दिल्ली में काम है, प्रभाव है, निश्चित तौर पे थोड़ा सा
अटैच होना दिल्ली वालों के लिए। बिल्कुल वैभव जी, लेकिन तमाम तरीके से जो छवि बनने का सिलसिला है, क्योंकि देखिए छवि का बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। अब ऐसे में अगर देखिए अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र की लड़ाई थी और जेल से बाहर आने के बाद अब वो नई हुंकार भर रहे हैं और तमाम तरीके से तानाशाही का जिक्र हो रहा है, तो क्या वजह है? तो बीजेपी भी इससे पहले कहती आई है कि इतने बड़ा घोटाले में वो संलिप्त रहे, मुख्यमंत्री रहते हुए जेल गए, तमाम तरीके से भ्रष्टाचार की हदें पार हो गई। तो क्या वजह है कि जो मजबूत छवि है वो अरविंद केजरीवाल के पक्ष में नजर आ रही है, कम से कम अभी तक हम देख रहे हैं? क्या वजह है कि तमाम तरीके से जो बीजेपी भी आरोप लगा रही है, जनता के बीच में वो बातें उतनी सटीक नहीं बैठ रही जितनी तरीके से इमोशनल कार्ड अरविंद केजरीवाल का नजर आ रहा है यहाँ से? देखिए, अरविंद केजरीवाल के द्वारा जो पार्टी का, देखिए तो पहले ये तो उन्होंने आंदोलन के रूप किए, कई सारे ऐसे जमीनी आंदोलन किए, फिर पार्टी बनाई। तो अरविंद केजरीवाल एक ऐसे पॉलिटिशियन है जिनको पब्लिक की पल्स पकड़ना और समझना बहुत खूब भी आता है। तो मतलब जिस तरह से राजनीति आप रही है इतने साल तक, आप भी कवर करते हैं, हमने भी देखी है, तो उन्हें पता है कि पब्लिक के परसेप्शन क्या बन रहा है, पब्लिक क्या चाहती है। देखिए, आप मैं फिर से वही कह रहा हूँ कि आपके पैमाने अगर एक सिचुएशन में दूसरे हुए, दूसरे सिचुएशन में दूसरे, तो फिर आपके लिए इस देश की जनता बड़ी भावनात्मक है। ठीक है, हम यहाँ पर आप राजनीति में आपको पब्लिक की इमोशंस, सेंटिमेंट्स और उनकी लेकिन वैभव जी, ऐसे तमाम तरीके से मौके हम देखते हैं कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में काफी अंतर दिखाई देता है। अगर यही तस्वीर विधानसभा चुनाव में होती तो कह सकते थे कि बड़ा फायदा आम आदमी पार्टी को मिल जाएगा, लेकिन लोकसभा चुनाव में क्या उतना फायदा आम आदमी पार्टी उठा पाएगी? आपको मेरी स्क्रीन पर ध्यान रखना, बाकी उधर क्या चल रहा है। वैभव जी, आवाज सुन पा रहे हैं? वैभव जी, आवाज मेरी आप तक पहुंच पा रही है? हाँ, मुझे आपकी जी हाँ, मुझे आपकी आवाज आ रही है ऋषभ जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। मैं वही कह रहा था, जिस तरीके से पूरा सिचुएशन बनी है, क्या कुछ फायदा आम आदमी पार्टी को मिल पाएगा? क्योंकि विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव में काफी अंतर देखा जाता है कि विधानसभा चुनाव अगर वक्त चल रहा होता तो कह सकते थे कि बड़ा फायदा आम आदमी पार्टी को मिल सकता है, लेकिन लोकसभा चुनाव में क्या उतना फायदा इस पूरी सिचुएशन का आम आदमी पार्टी को मिल सकता है? देखिए, एक ये भी बिल्कुल सही बात है, आपने सही बात ऋषभ जी कही कि नेशनल परसेप्शन जो है पार्टी, आम आदमी पार्टी को लेकर, और लोकल परसेप्शन विधानसभा लेवल पे, उसमें अंतर आ जाता है। ये बात बिल्कुल हमने पहले भी देखी है। हुआ क्या है कि इस बार जो इंडिया अलायंस के बनने से एक जिसे कहते हैं संगठित विकल्प, जैसे ये नहीं कहते कि कोई एक पर्सन स्पेसिफिक विकल्प है कि जैसे वो वाला था ना कि नरेंद्र मोदी नहीं तो कौन, उस वाले परसेप्शन को इंडिया अलायंस के जो ये कलेक्टिव लीडरशिप ने बहुत हद तक इसको काउंटर किया है। और मेरा व्यक्तिगत मानना है कि ये आपके लोकसभा में और खास तौर से दिल्ली में तो रिफ्लेक्ट बहुत ही काबिले तारीफ है, और मुझे लगता है कि इस बार दिल्ली में थोड़े नतीजे भिन्न होंगे। बिल्कुल, देखिए दिल्ली में 7 सीटें हैं, पंजाब में भी 13 सीटें हैं, और साथ ही झारखंड में जिस तरीके से हेमंत सोरेन का जिक्र हो रहा है, तो आप दिल्ली में तो कह सकते हैं कि चलिए थोड़ा बहुत अगर असर दिखाई दे सकता है, लेकिन क्या पंजाब में आम आदमी पार्टी की फिलहाल मजबूत सरकार है, क्या वहां भी इस पूरे मामले का उतना असर होगा? क्योंकि आम आदमी पार्टी जमकर इस मुद्दे को उठा रही है, लोकतंत्र पे बात आ गई है, तानाशाही का जिक्र हो रहा है, और साथ ही झारखंड में भी क्या वो स्थिति आप देखते हैं? क्या राष्ट्रीय मुद्दे वहां पर हावी होंगे? देखिए, कमोवेश दिल्ली और झारखंड की स्थिति सेम है। ठीक है, बहुत हद तक जिस तरह से वहां पे भी कल्पना सोरेन जी ने बागडोर ठीक ठाक से संभाली है, पार्टी स्तर पे भी और राजनीतिक स्तर पे भी, और खास तौर से हेमंत सोरेन का जो इशू है, उनके हेमंत सोरेन जी जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उसको भी झारखंड मुक्ति मोर्चा काफी हद तक बुलाने में, और जिस तरह की उन्होंने सफल रैली का आयोजन किया इंडिया अलायंस के लिए, सो कमोवेश स्थिति तो सेम है। मुझे लगता है झारखंड में भी जेएमएम के लिए और संगठित और जो इंडिया अलायंस की पार्टी उनके लिए अपर हैंड है। पंजाब में अप्रत्याशित नतीजे रहने वाले हैं, इस बात से तो कोई दो राय नहीं है। अप्रत्याशित इसलिए क्योंकि हो सकता है वो एक तरफा आम आदमी पार्टी की तरफ जाए। उसका कारण ये है कि आम आदमी पार्टी को मात्र अभी 1.5 से 2 साल हुआ है वहां पर सरकार बनाए हुए, और सरकार बनाते हुए जो तुरंत वाली चीजें हैं वो
पंजाब के लिए बहुत सिंक हो रही है लोगों के मन में, जैसे मोहल्ला क्लिनिक हो गया, स्कूल ऑफ एमिनेंस हो गया, बिजली, आप लगभग 60 लाख घर के आसपास बिजली जो जीरो बिल आ रहा है, तो ये वाली जो चीजें हैं वो तुरंत सिंक हो रही है लोगों के मन में। तो हो सकते हैं बड़े अप्रत्याशित नतीजे हो, खासतौर से पंजाब के लिए। और मतलब तो इस तरह से मेरा ये व्यक्तिगत आकलन है कि हो सकता है पंजाब की स्थिति भी उसी तरह हो कमोवेश, और हो सकता है दिल्ली से कई गुना बेटर भी हो सकती है। निश्चित तौर पर जो मुकाबला है मुझे लगता है काफी दिलचस्प हो गया है, और अब जो स्थिति बन रही है वाकई में देखना भी महत्वपूर्ण होगा, क्या तस्वीर आगे बनेगी। सीधा हेमंत जी मैं आपके पास आ रहा हूं, और जिस तरीके से देखिए आपने बड़ी स्पष्टता के साथ पूरे जो कानूनी दाव पेचन को समझाया कि ज्यादा परेशानी भी हेमंत सोरेन को जमानत में नहीं होनी चाहिए, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को राहत मिली है। लेकिन साथ ही अब जो स्थिति है 2 जून के बाद, जो 1 जून के बाद 2 जून को उनको सरेंडर करना होगा, क्या आप इस केस को देखते हैं? क्या आगे केस और भी खिंचता चला जाएगा, या फिर जिस तरीके से उनको चुनाव में राहत मिली है अभी से संभावना कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी हो, तमाम नेता हैं उनके अंदर जाग गई है कि आगे भी इस केस में जल्दी छुटकारा उनको मिल जाएगा? और साथ ही अगर इतना आसान मामला है तो क्या वजह है, कितनी जटिलताएं अभी तक रही, अभी तक बार बार याचिकाएं खारिज होती रही, बार बार उनको जो दलीलें हैं उनको उस तरीके से क्या प्रस्तुत नहीं कर पाए? क्या कुछ जटिलताएं अभी तक रही जिसके चलते वो अभी तक जमानत उनको नहीं मिली, और इतना समय संजय सिंह को भी लगा जमानत लेने में? वैभव जी, देखिए मामला इतना सरल नहीं है क्योंकि इसके अंदर करप्शन के चार्जेस हैं, पीएमएलए एक्ट के चार्जेस हैं, तो ये मामला इतना संगीन और इतना संगीन है कि इसको इतना सरल मामला नहीं कहा जा सकता कि यूं ही किसी को सरलता पूर्वक बेल ग्रांट इसमें हो जाए। दूसरी बात ये कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने ऑर्डर के अंदर 10 मई का जो ऑर्डर दिया उसमें स्पष्ट लिखा है कि हमारे सामने सिर्फ इंटरिम बेल के लिए रिक्वेस्ट की गई है, इसलिए हम इसमें इंटरिम बेल ग्रांट कर रहे हैं। रेगुलर बेल देना जो ट्रायल कोर्ट होता है वो उसके आदेश के अंतर्गत आता है। तो रेगुलर कोर्ट्स को जब जब ये लगेगा कि इस मामले में बेल दी जानी चाहिए तभी बेल ग्रांट होगी, अदरवाइज इस तरीके के मामलों के अंदर इतनी सरलता पूर्वक रेगुलर बेल्स नहीं मिलती है। दूसरा, इसके अंदर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक केस के अंदर जिसको साइटेड किया उन्होंने, के आनंद नाम्बियार वर्सेस चीफ सेक्रेटरी ऑफ मद्रास, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि विधायिका कभी भी गिरफ्तारी की विरुद्ध मुक्ति की मांग नहीं कर सकती है। और इसके अलावा जो डिटेंशन होता है वो उसके राइट्स को, प्रिविलेजेस को भी कंप्लीटली खत्म नहीं करता है। तो इसलिए रेगुलर बेल देना तो जो भी है वो नीचे ट्रायल कोर्ट के हाथ की बात है। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सिर्फ अंतरिम बेल का मामला था, तो उन्होंने एक इंटरिम बेल इनको ग्रांट की गई है जिसमें 2 तारीख को इनको सरेंडर करना है, और इसके बाद में ये वापस जेल कस्टडी के अंदर चले जाएंगे। और इनके लॉयर्स को अभी काफी मशक्कत करनी पड़ेगी इस केस के अंदर इनको रेगुलर बेल दिलाने के लिए। तो मामला भी चलेगा क्योंकि फुल ट्रायल अभी बाकी है। अभी तक सिर्फ 7 बार इन्होंने चार्जशीट पेश की गई है। ईडी के पास में, सीबीआई के पास में एम्पल्स पावर है कि वो कितनी बार भी इसके अंदर जब जब केस के अंदर कोई एविडेंस लीड होगा, जब जब केस के अंदर कोई स्टेटमेंट लीड होगा, जब जब केस के अंदर कोई टेलीफोनिकली रिकॉर्ड्स मिलेंगे, तब तब वो इसके अंदर अलग से सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल कर सकते हैं। निश्चित तौर पर मुझे लगता है जिस तरीके से पहले भी हेमंत सोरेन को अंतिम संस्कार के लिए उनको बाहर उनको परमिशन दी गई शामिल होने के लिए, ठीक उसी तरह परिस्थिति के आधार पर उनको जरूर यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को भी जमानत फिलहाल मिली है, अंतरिम में जमानत मिली है। इंटरिम बेल एक रूल है, इंटरिम बेल किसी को भी ग्रांट की जा सकती है, वो एक निश्चित समय भर के लिए होती है। रेगुलर बेल जो होती है वो प्रॉपर बेल होती है, तो जब तक रेगुलर बेल नहीं मिलेगी तब तक राहत की बात अगर हम करें तो वो राहत नहीं मिल पाएगी। निश्चित तौर पर रेगुलर बेल मिलने के लिए थोड़ी अभी आपको जटिलताएं कहीं ना कहीं दिखाई देती हैं। 270 मिलियन वोटर्स को वोट कास्ट करना है, और ये 18वीं जो लोकसभा चुनाव है ये देश के लिए एक संवैधानिक पर्व है। तो इस काम के लिए अगर उनको एक निश्चित समय भर के लिए बेल दी जाती है तो वो बेल रेगुलर बेल कंसीडर नहीं की जाएगी। निश्चित तौर पर देखिए काफी आपने महत्वपूर्ण तरीके से बिंदु रखे, और जनता जो इस पूरे कार्यक्रम को देख रही है काफी स्पष्टता उनके भीतर आई होगी। और वैभव जी आपने भी तमाम तरीके से बिंदुओं को समझाया, क्या कुछ सियासी मायने, फिलहाल समय हमारे पास इतना ही। बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा आपने दोनों मेहमानों को चर्चा में शामिल होने के लिए। तो लगातार तमाम बिंदु हैं, तमाम चर्चा है जिन पर हमने चर्चा की है इस पूरे कार्यक्रम में, लेकिन देखना महत्वपूर्ण होगा क्या कुछ आगे तस्वीर नजर आएगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अब जेल से बाहर निकले हैं और चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। भारतीय जनता पार्टी
पार्टी पर, केंद्र सरकार पर, मोदी सरकार पर, पीएम मोदी पर तमाम आरोप लगाए हैं। अब दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है उन पर वही आरोप है, वही केस चल रहा है, और वो तस्वीर क्या कुछ बन रही है, क्या कुछ जनता के बीच में कनेक्ट कर पाएंगे, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। और चुनाव में इसका कितना असर देखने को मिलेगा, क्या कुछ समीकरण बदलेंगे, कितना कुछ परिणाम बदलेंगे, क्या बीजेपी के 400 पार में बाधा है या फिर बीजेपी को इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।